नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल। दोस्तों, अगर आपको पूछूं कि पिछले जो 1 या 2 डिकेड हुए हैं, मतलब 10 या 20 साल में कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी आए हैं जो कि पूरे इंडिया को चेंज करके रख दिया है और उसके बदौलत इंडिया का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है, तो आप लोगों को बोलने में ये कोई डाउट नहीं होगा कि ये आईटी इंडस्ट्री है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो 2000 से 2020 तक या फिर अभी भी वो चीज़ कंटिन्यू है कि आईटी इंडस्ट्री का ग्रोथ किस तरह से हो रहा है। उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। बहुत ही बड़े बड़े आईटी कंपनीज बन गए हैं। उस आईटी कंपनी में बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल रही है और उसके बदौलत इंडिया का ग्रोथ तो हो रहा है और इसके साथ इंडिया के लोगों का भी ग्रोथ हो रहा है, जिसके बदौलत टोटल कंट्री का जीडीपी ग्रो कर रहा है। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपको ग्रो करना है देन हार्डवर्क या फिर स्मार्ट वर्क जरूरी होता है, अपॉर्चुनिटी का जरूरत नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। 2 बोट्स है, एक पानी के अगेंस्ट जा रहा है और एक पानी के साथ साथ जा रहा है, तो कौन सा जल्दी जाएगा? ऑब्वियसली जो पानी के साथ साथ जा रहा है वो जल्दी जाएगा, क्योंकि वो उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी जरूरत पड़ता है। अगर आप सही टाइम पे सही जगह पे प्रेजेंट रहे देन आपका ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। जिसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पेटीएम को, क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ यानी कि नोटबंदी हुआ तो पेटीएम वहाँ पे प्रेजेंट था। उस टाइम पे पेटीएम ने जितना कस्टमर गेन किया था वो स्टार्टिंग से उस दिन तक उतना कस्टमर गेन नहीं किया था। तो अगर आप सही टाइम पे सही जगह पे प्रेजेंट रहे देन आपका ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंडिया में अभी बहुत ही नया स्टेज में है और ये मशरूम अभी फूटा नहीं है। मशरूम अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। अगर हम इस मशरूम का या फिर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाए देन हमारे कंट्री का तो ग्रोथ होगा ही होगा और हमारा भी कुछ फायदा हो सकता है। तो चलिए इसी के बारे में बात करें। तो इससे पहले हम उस अपॉर्चुनिटी के बारे में या फिर उस सुनहरे मौके के बारे में बात करें, हमें देखना पड़ेगा कि जो आईटी इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ है, इंडिया का आईटी इंडस्ट्री में जितना भी ग्रोथ हुआ है वो किस लिए हुआ है, मतलब उसके पीछे का रीज़न क्या है। एक्चुअली उसके पीछे का 2 रीज़न है। पहला, हम सब लोगों को पता है कि इंडिया में जो लेबर कॉस्ट है, स्किल लेबर कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा कम है। मतलब अगर आप यूएस में किसी बंदे को एक स्पेशल जॉब या फिर किसी भी जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए आप अगर 60,000 रुपीज़ पे करें या फिर $60,000 पे करें, फिर इंडिया में उसका अमाउंट घट के लगभग 1/3 हो जाता है, यानी कि $20,000 हो जाता है। तो वही सेम काम को करने के लिए अगर उस कंपनी को 1/3 पैसा पे करना पड़े फिर ऑब्वियसली वो इंडियंस को ही हायर करेगा ना कि यूएस को। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और इंडिया में जो एम्प्लॉयबिलिटी का रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और एक भी चीज़ है जो कि इंडिया के इस आईटी इंडस्ट्री के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, वो है कि 1990 और 2000 के बीच में जो यूएस कंपनीज थे उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि उनका जो कोर फोकस है वो अपने बिजनेस में होना चाहिए, ना कि बिजनेस के सारे डायमेंशंस पे। जैसे आप इंश्योरेंस बेच रहे या फिर इंश्योरेंस कंपनी चला रहे, देन आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप इंश्योरेंस लोगों को बेचें, उनसे पैसा ले, उनको ऑनबोर्ड करें, उनका जो पोर्टफोलियो हो मैनेज करें, उनका क्लेम सेटलमेंट करें। ये आपका मेन काम है। आपका सर्वर मेंटेन करना, आपका टेक्निकल इशू संभालना ये आपका मेन काम नहीं है। तो अगर आप उस काम के मतलब उस सर्वर या फिर टेक्निकल चीज़ों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे देन आपका जो मेन फोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और इसके वजह से आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी सारी चीज़ों पे इफेक्ट करेगा। तो कंपनीज ने, यूएस कंपनीज ने स्पेशली क्या करना स्टार्ट कर दिया कि जो काम उनके डोमेन का नहीं है या फिर उनके स्ट्रेंथ में नहीं आता वो काम को एक्सपोर्ट कर देते हैं, मतलब दूसरे कंट्रीज को या फिर दूसरे कंपनीज को एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि वो अपने मेन काम पे फोकस कर पाए। तो यहाँ पे आ जाते हैं इंडियन कंपनीज, क्योंकि इंडियन कंपनीज लो लेबर कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे स्किल लेबर भी है। मतलब आपको जो काम यूएस में 3 गुना रेट में करना पड़ता था यहाँ पे इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया का जो आईटी इंडस्ट्री का ग्रोथ है बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगा और आज भी ये ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू है। तो अभी आ जाता है इस वीडियो के प्राइमरी टॉपिक के ऊपर, जो कि है ऐसा कौन सा एक अपॉर्चुनिटी बाकी है या फिर कौन सा अपॉर्चुनिटी अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है जिसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं। तो ये इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इंडिया को मदर ऑफ फार्मेसी भी बोला जाता है, क्योंकि इंडिया बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे वैक्सीन, लगभग 50% ऑफ द मेडिसिन वैक्सीन इंडिया पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। और अभी हमने रिसेंटली कोविड-19 का एग्जाम्पल, जो कोविड-19 का वैक्सीन आया था उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे वैक्सीन इंडिया 4 कंट्रीज और यूएसए ऐसे यूके ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज को भी सेव करता है। तो इंडिया को इसीलिए मदर ऑफ फार्मेसी भी बोला जाता है। तो अगर हम देखेंगे कि ये जो फार्मा इंडस्ट्री है इस तरह से काम करता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो इसमें एक्चुअली 4 कंपोनेंट आ जाता है। पहला हो जाता है रिसर्च, दूसरा हो जाता है डेवलपमेंट, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग, चौथा कमर्शियलाइजेशन।
तो रिसर्च में क्या होता है, लेट्स से अगर आपको पता चला कि एक बीमारी हुआ है और उसके रिलेटेड हमें कुछ बनाना है, इसका एक प्रोटीन काम कर रहा है जिससे उसको स्ट्रेंथ मिल रहा है, तो हमें उसके अगेंस्ट में कुछ बनाना है। तो यहाँ पे हो जाता है रिसर्च, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट लैब में रिसर्च करते हैं, कुछ एक नया वैक्सीन डेवलप करते हैं या फिर नया मेडिसिन डेवलप करते हैं। तो जब रिसर्च हो गया तो वो ट्रायल में जाता है, यानी कि डेवलपमेंट में जाता है। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जो अभी जो रिसेंटली कोविड-19 का पैंडेमिक चला था, उसमें बताया जा रहा था कि इस वैक्सीन का फेज़ 1 का ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, उस वैक्सीन का फेज़ 2 का ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। तो ये ट्रायल्स क्या होते हैं और इसमें क्या होता है? तो फेज़ 1 के ट्रायल में एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे नहीं, लगभग 80 से 100 जो कि सुस्त है, जो कि हेल्दी है, उनको ये वैक्सीन दिया जाता है, ताकि ये देखने के लिए कि इस वैक्सीन का कोई नेगेटिव इफेक्ट है या फिर नहीं। दूसरी टाइप यानी कि फेज 2 में क्या होता है कि उस वैक्सीन को लेके दिया जाता है जो कि इन्फेक्टेड लोग हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि उस वैक्सीन वो या फिर उस मेडिसिन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं उस डिजीज पे। तीसरे स्टेज में उस वैक्सीन को बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे जेंडर्स, बहुत सारे एज ग्रुप और बहुत सारे जगह के लोगों के ऊपर ट्रायल किया जाता है, और इसमें लगभग 5,000 से लेकर 10,000 लोग इन्वॉल्व होते हैं और एक मास ट्रायल होता है। अगर इस स्टेज से भी वो वैक्सीन क्लियर कर जाता है, देन हो जाता है जो रेगुलरिटीज है उनके पास, जैसे कि यूएस FDA हो गया, तो उनके पास जाता है सर्टिफिकेशन के लिए, और यहाँ से क्लियर हो जाता है। जहाँ आता है मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे बल्क में मैन्युफैक्चर किया जाता है, वैक्सीन हो गया या फिर मेडिसिन हो गया, और उसके बाद उसे कमर्शियल किया जाता है, यानी कि उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है, उसे सप्लाई किया जाता है, उसे बहुत तरीके से मार्केट करने का ट्राई किया जाता है। तो ये तो हो जाता है 4 स्टेज। तो अभी सारे स्टेज को फिर से एक डाटा के मीडियम से देखते हैं। तो पहला तो हो जाता है रिसर्च, जिसमें लगभग 99 से 100% सक्सेस रेट होता है। जो दूसरा स्टेज डेवलपमेंट होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है किसी भी वैक्सीन या फिर किसी भी मेडिसिन के लिए। तो एक स्टार्स के जरिए से समझते हैं। लेट से अगर 100 वैक्सीन या फिर 100 मेडिसिन रिसर्च स्टेज से गुजर के फेज 1 में आ जाते हैं, देन वो फेज 1 बस 63% वैक्सीन ही कवर कर पाते हैं। मतलब पहले अगर 100 वैक्सीन था, देन अभी वो गिर के 63 हो जाता है। और जब ये फेज 2 क्लियर करती है, तो ये नंबर गिर के 63 से +20 आ जाता है, मतलब सीधा सीधा 1/3 हो जाता है। और जब ये फेज 3 कवर करती है, देन ये नंबर गिर के 12, और जब ये US FDA या फिर जो रेगुलरी बोर्ड्स होते हैं उसको कवर करती है या फिर उसको क्रॉस करती है, देन ये बस 10% रह जाता है। यानी कि अगर 100 वैक्सीन से स्टार्ट हुआ था, देन अंत में सिर्फ 10% वैक्सीन ही पूरे सारी चीज़ों को क्लियर कर। लेकिन अगर आप एक वैक्सीन को बना रहे या फिर एक मेडिसिन को बना रहे, देन उसका मार्केट में ज़रूरत है, इसीलिए आप रिसर्च करके इस सारे फेजेस को क्लियर करके उस वैक्सीन को बना रहे हैं। देन अगर वैक्सीन को बना रहे तो उसको मैन्युफैक्चर तो करना पड़ेगा, और उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को या फिर उस प्लांट को सेटअप करने में पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेल्स का 1/4 से 1/5 पैसा चला जाता है। मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट खर्च होता है। लेकिन समझिए अगर फेज 2 की ट्रायल के बाद उस वैक्सीन का इफेक्टिवनेस या फिर वैक्सीन फेल हो जाता है या फिर वैक्सीन का इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, देन जो पूरा प्लांट या फिर जो सेटअप बना था उसका यूज़ कुछ नहीं रहता, वो पूरा बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे आते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। हम इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को 4 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं: CRO, CDMO, CMO एंड क्राम्स। तो CRO क्या करता है, जो हमने बात किया है कि पहले रिसर्च करते हैं, मतलब कंपनीज के लिए हमारे कंपनीज या फिर इंडियन कंपनीज रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च में यहाँ पे साइंटिस्ट का जो सैलरी है वो US की सैलरी से 1/3 है। तो ये लोग क्या करते हैं कि US कंपनी से, जितने भी कंपनी से, जैसे कि फाइजर हो गया, GSK हो गया या फिर जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, वो इंडिया के साइंटिस्ट को हायर करते हैं और वो इनके लिए रिसर्च करते हैं इनके ही लैब में, या फिर कभी कभी उनके लैब में भी जाके रिसर्च करते हैं। तो ये काम करता है CRO कंपनीज। उसके बाद आ जाता है CDMO, जो हमने बात किया कि डेवलपमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला चीज़ था, वो CDMO वाले कंपनीज करते हैं। मतलब ये आपके लिए जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 के ट्रायल्स कंडक्ट कराएंगे, और अगर उस ट्रायल सक्सेसफुल हो गया देन आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। तीसरा आ जाता है CMO, ये डेवलपमेंट रिसर्च कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और लास्ट में, और आई थिंक सबसे अच्छा यही चीज़ है और फ्यूचर में जो ग्रोथ पोटेंशियल है इससे आने वाला है, ये है क्राम्स इंडस्ट्रीज। तो क्राम्स क्या करने वाली है कि आपका रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग का सारे एंड टू एंड प्रोसेस को ये कवर करती है। यानी कि पहले आपके लिए रिसर्च करेंगे, अगर आपका वैक्सीन सही से बन गया, ये आपके लिए डेवलपमेंट फेज में जाएंगे, मतलब फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये सारे ट्रायल्स कंडक्ट कराएंगे, और उसके बाद अगर ये वैक्सीन सारे ट्रायल्स को क्लियर कर जाता है, देन आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे जो पूरा एक एंड टू एंड पैकेज प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी तो हमने जान लिया कि इस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, और जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड को या फिर पूरे ग्लोबल इंडस्ट्री को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है।
तो अभी जानते हैं कि जो फॉरेन कंपनी है वो इंडियन फार्मास कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी क्यों रख रहे हैं, मतलब क्या इनका फ़ायदा है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। पहला, हम सभी लोग जानते हैं कि उनका कॉस्ट कटिंग होता है, क्योंकि इंडिया का जो साइंटिस्ट का जो सैलरी है यूएस के मुकाबले 1/3 है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है कॉस्ट कटिंग के लिए। दूसरा हो जाता है फैक्ट्री सेटअप करना, क्योंकि अगर आपने फेज 2 के बाद फैक्ट्री सेटअप कर दिया और फेज 3 के ट्रायल में वो फेल हो गया, या फिर यूएस एफडीए के ट्रायल में वो फेल हो गया, लेकिन जो पूरा फैक्ट्री था वो अनयूटिलाइज चला जाएगा। वो इतना ज़्यादा पैसा आप लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था उसका कोई रिटर्न नहीं बनता और कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉसेस सफर करना पड़ता है। हमने देखा कि 100 वैक्सीन से या फिर 100 मेडिसिन से 10 मेडिसिन ही सक्सेसफुल सारे ट्रायल्स को कंडक्ट करता है। जो 90 मेडिसिन के लिए आपने जो फैक्ट्री सेटअप किया था वो यूजलेस है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो उस चीज़ों को भी दूर करने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और उनको एक्सपर्टाइज है मैन्युफैक्चरिंग, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि उसको अगर फैक्ट्री सेटअप भी करना है देन उनको बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो अगर वो सारे काम जो भी इनका रिसोर्स को छोड़ के जो मेन जो भी बाकी काम है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं देन उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है और उनका कॉस्ट सेविंग बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो अभी आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे। जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ है, तो एक्चुअली यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नहीं 2 अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ है। पहला हो जाता है इंडस्ट्री में जो शिफ्ट आ रहा है। पहले क्या होता था कि मतलब 2000 या फिर 2010 के आसपास बहुत सारे कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते थे, मतलब वो खुद का रिसर्च, खुद का डेवलपमेंट, खुद का मैन्युफैक्चरिंग, खुद का कमर्शियलाइजेशन सारे चीज़ करते थे। तो जो आउटसोर्सिंग होता था वो बस 5% होता था। लेकिन अभी ये इंडस्ट्री पूरा शिफ्ट हो रहा है और अभी जो आउटसोर्सिंग है वो 5% से बढ़कर 25% तक आ गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री शिफ्ट आ रहा है और ये आने वाले दिनों में बनने वाला है, क्योंकि ये इंडस्ट्री का मेन प्रॉब्लम जो होता है उसको सॉल्व कर रहा है। दूसरा चीज़ चाइना के कुछ इशू के रिलेटेड हुआ है, क्योंकि चाइना में इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बैन लगाया गया है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन डाले गए हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल कंपनीज है और इंडियन कंपनीज को प्रेफर करे रेदर देन चाइनीज़ कंपनीज। तो जो चाइनीज़ मार्केट था वो टोटली उठ के इंडियन मार्केट पर आने वाला है। इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी का गैप हुआ है और मतलब एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है, जिसका फायदा इंडियन कंपनीज बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो से हम क्या सीख सकते हैं। तो हमेशा बोला जाता है कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब कोई इवेंट पहली बार नहीं होता है, कभी भी उससे पहले भी उस टाइप का कोई इवेंट हो चुका होता है। और अगर हमें स्टडी करना है उस इंडस्ट्री के ग्रोथ को या फिर उस कंपनी के ग्रोथ को, हमें उसको हिस्ट्री के साथ रिलेट करना पड़ेगा कि हिस्ट्री में ऐसा कौन सा इवेंट्स हुए हैं और उसके साथ इस इवेंट का क्या सिमिलरिटीज़ है या फिर क्या डिसिमिलरिटीज़ है, और उस सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेसिस पर हम लोग अपने डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें फार्मा इंडस्ट्री को स्टडी करना है देन हमें देखना पड़ेगा कि सेम टाइप का आईटी इंडस्ट्री में किस तरह से बूम हुआ था और यहाँ पे उसका रीजन और फार्मा इंडस्ट्री का रीजन बहुत ज़्यादा मेल करता है। और हम आईटी इंडस्ट्री को देख के ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करने वाली है। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटी एक प्रेजेंट है, जो अभी ट्रेंड चल रहा है, मतलब आउटसोर्सिंग का जो ट्रेंड चल रहा है या फिर चाइना में जो बैन चल रहा है, उसकी वजह से इंडिया के लिए या फिर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, जिसका फ़ायदा इंडियन कंपनीज को लेना चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मैं ट्राई किया हूँ कि पूरा जो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है, पूरा जो ग्रोथ है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊँ और आप लोगों को एक फुल पैक इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने वीडियो में कुछ चेंजेस करें या फिर कुछ इंप्रूवमेंट लाए देन प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। और इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।